स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लाइट रिएक्शन की। और लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनते हैं और एनएडीपीएच बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे केमियोस्मोसिस की। अब केमियोस्मोसिस में हमने ये देखना है कि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है, एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। अब देखो, ये केमियोस्मोसिस मतलब एटीपी जो बनते हैं, ये बनने का मैकेनिज्म है क्या? तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बनाया है। मान लें कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो चलो मैं इसको डबल मेम्ब्रेनस कर देता हूँ। ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर भी कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलाकोइड। आप ये देख लेंगे जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये थाइलाकोइड। अब ये थाइलाकोइड जो है, ये जो नज़र आ रही है, ये क्या है? ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या कहेंगे? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। दूसरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की तरह आप देख सकते हैं कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी हुई है। एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये है और एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये है। तो थाइलाकोइड भी फॉस्फोलिपिड की लेयर की बनी होती है। अब जितने भी मैंने कल आपको बताया था कि फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये तमाम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो मैंने बनाया है, इसको मान लें कि ये फोटोसिस्टम 2 है। ये फोटोसिस्टम 2 है और ये वाला जो है, ये है फोटोसिस्टम 1। देख लें, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर, इसको मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या है? ये प्लास्टोक्योनॉन है। इसको हम कह देते हैं कि ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। इसको कह देते हैं कि ये प्लास्टोसायनिन है। ठीक है? और ये जो पर्पल कलर का नजर आ रहा है, इसको कह देते हैं ये फेरेडॉक्सिन है। इसके अलावा इनके अंदर फोटोसिस्टम 1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रखा हो, फोटोसिस्टम 2 में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 कहते हैं, ये है। और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 यहाँ पर मौजूद है। और फोटो सिस्टम के अंदर एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और एक क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। यहाँ ये क्या है? ये रिएक्शन सेंटर है। अब आप इधर देखें, मुझे जो आपको बताना है यहाँ पर, ये सब चीजें बताने का मकसद क्या था? इस तमाम चीजें बताने का मकसद ये था कि मुझे आपको केमो ऑस्मोसिस बतानी है कि ये एटीपी बनने का मैकेनिज्म किस तरीके से एटीपी बनते हैं। अच्छा, एक और बात देख लें कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से बाहर वाला जो हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम स्ट्रोमा कह देते हैं। और थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस है, थाइलाकोइड के अंदर वाला जो स्पेस है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, अंदर जो स्पेस है थाइलाकोइड का, उसको ल्यूमेन कहते हैं। और बाहर वाला हिस्सा जो है वो क्या है? उसको हम कह देते हैं स्ट्रोमा। अब देखो होता क्या है, यहीं पर मैं एक दफा फिर जो है वो लाइट रिएक्शन के स्टेप को रिपीट करूंगा कि जब सनलाइट पड़ती है और इस सनलाइट को जब फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है इस सनलाइट को। और आपको पता है कि सनलाइट का जो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो स्पेसिफिक लाइट, फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल होता है, वो लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और वो कितनी होती है? 680 नैनोमीटर। तो इस वजह से फोटो सिस्टम 1 को हम P680 भी कहते हैं, जबकि फोटो सिस्टम 2 को हम P680 कहते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 1 जो है, इसका जो रिएक्शन सेंटर के अंदर, इसके अंदर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइट की कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं? स्पेसिफिक 700 नैनोमीटर को। तो उसको इसको हम क्या कह देते हैं? इस फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते थे। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो अपने हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ चले जाएंगे, निकल कर एक्साइट होकर। और उनको कौन एक्सेप्ट कैप्चर कर लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
2 कैप्चर कर लेगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 कैप्चर कर लेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्योनेन के पास, प्लास्टोक्योनेन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा और उसके बाद फिर ये फोटोसिस्टम 1 में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव फोटोसिस्टम 1 से फोटोसिस्टम 2 की तरफ, फोटोसिस्टम 2 से सॉरी फोटोसिस्टम 1 की तरफ फ्लो कर गया। लेकिन अब हमने देखना ये है कि ये ऐसा क्यों, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों खेला है? एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन के पास चला गया। मतलब ये क्यों हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरी जगह पर? अब इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह ये होती है असल में कि ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है ना, ये हाइड्रोजन आयन या इनको आप प्रोटॉन कह लो, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना है। यानी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अभी आगे बताऊंगा कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का फायदा क्या है। अब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर ने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेला है ना, उसने इलेक्ट्रॉन उसको फेंक दिया, उसने उसको दे दिया, उसने आगे उसको दे दिया। तो इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस, इसका एक पर्पस ये था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है किसके अंदर? इस ल्यूमेन के अंदर। अब इस ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक क्या है? कैसे ये इन्वॉल्व होता है ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? अब एक बात देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फोटोसिस्टम 2 के जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो फिर इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होता है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है। वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है तो वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किसमें? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन, वाटर अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? वो दे देगा इस फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल को। बाकी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी? वो रिलीज हो जाएगी। एक एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलके O2 की फॉर्म में क्या होगा? इधर से रिलीज हो जाएगा। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो वाटर के मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस होती है। एक वाटर के मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन नहीं बनेगा। देखो ना, एक से तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम बन रहा है, फिर दूसरा वाटर की फोटोलाइसिस होगी तो दो ऑक्सीजन के एटम बनेंगे, फिर ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि वाटर की जब फोटोलाइसिस हुई तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया किसके पास? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। बाकी क्या रह गए? बाकी ये हाइड्रोजन रह गए। अब ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आ गए? ये हाइड्रोजन आ गए किसमें? जो सिर्फ हाइड्रोजन रह गए, तो ये हाइड्रोजन रह जाएंगे ल्यूमेन में, थाइलोक्वाइड के ल्यूमेन में वाटर के हाइड्रोजन आ गए। एक तो इस तरीके से क्या होता है कि इस ल्यूमेन को हाइड्रोजन मिल जाते हैं। मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपने याद रखना है कि ल्यूमेन में होता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर, इन स्ट्रोमा और इन ल्यूमेन ऑफ थाइलोक्वाइड। तो याद रखना है कि फोटोलाइसिस कहाँ हुआ है? ल्यूमेन ऑफ थाइलोक्वाइड में। अब बाकी तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको ऑक्सीजन निकल गया, बाकी रह गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थाइलोक्वाइड में आ गए। अब दूसरी वजह, दूसरा क्या रीजन होती है कि ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन को और मजीद कैसे बढ़ाया जाता है? एक तरीका तो ये हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन आयन बढ़ गए किसमें? हाइड्रोजन आयन कह लें या आप इन्हें प्रोटॉन कह लें, ये बढ़ गए किसमें? ल्यूमेन में। दूसरा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखें, ये इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा होता है किधर से? फोटो सिस्टम 2 से जब प्लास्टोकॉनन के पास आता है और प्लास्टोकॉनन के बाद जो है वो ज़ेनॉन के बाद जो है वो जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाता है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। लेकिन जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक तो इलेक्ट्रॉन को लेगा किससे? प्लास्टोकाइनेन से, और उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोसाइनिन की तरफ। यानी साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, फ्लो करेगा, इसकी एनर्जी को यूज कर कर ये साइटोक्रोम हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप का भी काम करता है। मतलब ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को उठाता है और कहाँ डाल देता है? ये डाल देता है किसके अंदर? थाइलोक्वाइड की ल्यूमेन में।
मतलब साइटोक्रोम का एक काम है कि साइटोक्रोम हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप का काम भी करता है। मतलब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम तो कर रहा है, उसके साथ-साथ ये चैनल प्रोटीन का भी काम कर रहा है कि बाहर से ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा से उठाकर कहाँ फेंक देता है? अंदर की तरफ पंप कर देता है, ल्यूमेन में। तो इस तरह से भी ल्यूमेन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के मुकाबले में ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाती है। यानी जितने भी स्ट्रोमा के जो प्रोटॉन हैं, ज़्यादातर स्ट्रोमा के प्रोटॉन को ल्यूमेन के अंदर फेंकने का काम कौन करता है? साइटोक्रोम। एक तो ये हो गया कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। और तीसरी चीज़ एक और याद रखें कि जब ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, फेरोडॉक्सिन के पास जाता है और फेरोडॉक्सिन के बाद फिर एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इसको दे देता है एनएडीपी को। एनएडीपी इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन एनएडीपी एनएडीपीएच में कन्वर्ट होने के लिए जो हाइड्रोजन लेता है वो स्ट्रोमा से लेता है। तो इसका मतलब स्ट्रोमा के हाइड्रोजन मजीद कम हो जाएंगे क्योंकि वो किसके एनएडीपी भी जो है अपने हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेगा। ये पूरा जो कहानी है, ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉन को जो मूव करवाना है, इसका पीछे एक मकसद ये है कि स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम करनी है और थाइलोक्वाइट के अंदर हाइड्रोजन आयन की आयन प्रोटॉन है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है हाइड्रोजन आयन में। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादातर इसके चले गए थे किसमें? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, रिएक्शन सेंटर में। अब देखें, ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो गई है और ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यहाँ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर दिया गया। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने का मकसद क्या था? देखो, ये मकसद इसी तरीके का से था, जिस तरीके से आपको पता होगा डैम के अंदर जब पानी जमा कर लेते हैं बहुत सारा और जब वो डैम के डोर समय से खोलते हैं तो एक जगह पानी बहुत ज्यादा है, नीचे पानी बहुत कम है। जैसे ही वो डैम को हम खोलेंगे तो तेजी के साथ जो है वो पानी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे जो है वो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सेम पर्पस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन की जो या हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी ये जो डेवलप किया गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? अब इससे एक्टिवेट होगा एक एंजाइम, एक प्रोटीन होता है जिसका एक पार्ट एंजाइम के तौर पे भी काम करता है और इसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो एक बेसिकली जो है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है थाइलोक्वाइट के अंदर, अब वो क्या करता है? एक चैनल प्रोटीन इन अ पर्ट जिसको हम कह सकते हैं एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये हाइड्रोजन। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? जब ये इसमें से एटीपी सिंथेसिस से अब ये बाहर निकलेंगे ऐसे। जब ये इससे बाहर निकलेंगे और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उस दौरान क्या रिलीज होगी? एनर्जी। और वही एनर्जी को इस्तेमाल कर कर उसी एनर्जी को जो है वो इस्तेमाल कर कर ये जो है, इसको मुझे थोड़ा इस तरह बनाना चाहिए था, ये इस तरह। ये जो एटीपी सिंथेसिस है, ये क्या करेगा? उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाकर क्या बना देगा? ये बना देगा एटीपी। तो ये काम था सारा कि स्ट्रोमा से जैसे ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन, तो उस दौरान क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को ये एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम इस्तेमाल कर कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर क्या बना देगा? एटीपी जो है वो बना लेगा। अब इधर देखें, इसके अंदर ये हमने इसको कहा केमी ऑस्मोसिस। इस पूरे प्रोसेस को हमने केमी ऑस्मोसिस कहा। क्यों इसको हमने केमी ऑस्मोसिस कहा? क्योंकि आप देखें ऑस्मोसिस के अंदर भी वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है ना। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली वाटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है। वाटर तो नहीं है लेकिन हाइड्रोजन आइंस हैं जिनको आप प्रोटॉन कह लो, यानी ये केमिकल्स हैं। अब यहाँ पर एक केमिकल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है
ल्यूमेन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा और बाहर हाइड्रोजन कम। तो इस वजह से, और ये हाई से अब लो की तरफ मूव करते हैं, ये केमिकल्स, ये आयन जो हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोसिस। और इनकी जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कौन यूज करेगा, ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जो कि एक चैनल प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था, जहाँ से जो है वो मूव करवाते हैं जो इन चीजों को, तो उनको हम प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन है, लेकिन इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। तो ये एटीपी सिंथेसिस जो है वो क्या करेगा, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। चलें अब आप देख लेते हैं आपकी बुक में केमियोस्मोसिस के हवाले से क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में जो है वो सबसे पहले तो कहा गया है, आपकी बुक कह रही है कि द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। यानी लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी बनता है, इसकी प्रोडक्शन को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। एंड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कॉल्ड केमिओस्मोसिस। यानी एटीपी बनने को तो हम कह रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से साइटोक्रोम ने हाइड्रोजन को पंप करके ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, इसी तरीके से वाटर की फोटोलाइसिस से भी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ी। तो वो जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करके ये एटीपी बने, उसको हम कहेंगे केमी ऑस्मोसिस। The cytochrome complex is not only an electron carrier, but it also work as proton pump। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये जो ब्लू कलर में है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही को कैरी नहीं करेगा, बल्कि यह हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की फॉर्म में ना, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को कहाँ पंप करेगा, थाइलोक्वाइड के अंदर इनको पंप करने का काम भी कर सकता है, करता है। तो आपने याद रखना है कि साइटोक्रोम सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये साथ साथ में प्रोटॉन के पंप के तौर पे भी काम करता है। फिर कहता है द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट इट टू पंप प्रोटॉन इन थाइलोक्वाइड इनर स्पेस। यानी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, तो वो उस साइटोक्रोम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, किस चीज के लिए, कि वो पंप करे प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को, कहाँ पंप करे, थाइलोक्वाइड के इनर स्पेस में, इधर पंप करे थाइलोक्वाइड के इनर स्पेस में। और आपको पता है थाइलोक्वाइड के इनर स्पेस को हम ल्यूमेन भी कहते हैं। इसके बाद कहता है कि इन दिस वे एनर्जी energy of flowing electron transform into gradient of proton in thylakoid inner space। यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहाँ से, इसकी एनर्जी, इसी के एनर्जी को यूज कर कर साइटोक्रोम ने क्या किया, प्रोटॉन को जो है अंदर की तरफ पंप कर दिया, यानी प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट डेवलप कर दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए और थाइलोक्वाइड के अंदर क्या हो गए, या ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो यही कह रहा है कि इन दिस एनर्जी फ्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म into gradient of proton in thylakoid inner space। thylakoid lumen भी इसको कहते हैं। The proton gradient activate an enzyme in thylakoid membrane called ATP synthase। यानी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हो गया है, यानी यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। और उस ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट क्या करेगा, वो इस एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम है, इसको क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और जब ये एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो वो क्या करेगा, which not only move the proton back into stroma but also catalyze a reaction in which ATP and phosphate are combined to form ATP। यानी ये इसका काम क्या है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये एटीपी सिंथेसिस, एक तो ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन को इससे बाहर स्ट्रोमा की तरफ दोबारा बैक करेगा, स्ट्रोमा से आए थे कुछ, तो वो दोबारा कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरा काम, एक कैटालिटिक रिएक्शन भी इसमें होगा, ये इसका ये नीचे वाला पार्ट एंजाइम का काम भी करेगा, और वो क्या करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाकर क्या बना देगा, एटीपी भी बना देगा। It also catalyzes a reaction in which ATP and inorganic phosphate are combined to form ATP। The whole mechanism, which involves the flow of electron, pumping of proton, and generation of ATP by thylakoid membrane, is called chemiosmosis। chemiosmosis को दूसरा इस तरह से भी डिफाइन किया गया है आपकी बुक में, the whole mechanism, पूरा वो तमाम mechanism which involve flow of electron, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से पंपिंग ऑफ प्रोटॉन,
प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है किसके अंदर, थाइलोक्वाइड के अंदर, और उसके रिजल्ट में एटीपी जनरेट हो रहे हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे केमी ऑस्मोसिस। तो इट वाज ऑल अबाउट केमी ऑस्मोसिस। अब देखें कुछ भी नहीं है, केमी ऑस्मोसिस में था क्या, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल क्या हुआ है कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉन ने जब मूव थाइलोक्वाइड के अंदर बढ़ा देनी है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देनी है और थाइलोक्वाइड में कम कर देनी है। और उस कंसंट्रेशन को ज्यादा करने के लिए तीन चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। एक तो साइटोक्रोम ने पंप किया हाइड्रोजन को अंदर की तरफ या प्रोटॉन को, दूसरा वाटर की फोटोलाइसिस हुई थाइलोक्वाइड के अंदर, तो भी हाइड्रोजन आयन बढ़ गए थाइलोक्वाइड के अंदर के ल्यूमेन के अंदर, और दूसरा जो NADPH बना, तो NADPH बनने के लिए भी हाइड्रोजन स्ट्रोमा से ले लिए गए। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ल्यूमेन के अंदर थाइलोक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। और वो क्यों कंसंट्रेशन बढ़ाई गई है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए, कि थाइलोक्वाइड में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आ जाएं प्रोटॉन और ल्यूमेन में कम आ जाएं, ताकि जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं तो एटीपी सिंथेसिस को एनर्जी मिले और वो एनर्जी दो क्या बनाने में काम आए, एटीपी। तो ये केमोस्मोसिस था, केमियोस्मोसिस था। अब इसके बाद जो है वो हमने कुछ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको, अभी तक हमने लाइट रिएक्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन आपका जो टेस्ट होते हैं, जो एंट्री टेस्ट है या दूसरे जो टेस्ट होते हैं, उसमें भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हेल्प करता है। व्हाई लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट, सॉरी लाइट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये आपने बताना है। Why light reaction take place in thylakoid membrane but not stroma? लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में ही क्यों होता है, ल्यूमेन में क्यों नहीं हो जाता, स्ट्रोमा में क्यों नहीं हो जाता, इसका आंसर आपने देना है। What are product of light reaction in photosynthesis? लाइट रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा उसकी प्रोडक्ट क्या क्या थी आपने बताना है। What is photolysis? फोटोलाइसिस क्या होता है, राइट डाउन इट्स इक्वेशन, और आपने इसकी इक्वेशन बतानी है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, या इसको आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं, इनमें आपने डिफरेंसेस बताने हैं। इनलिस्ट द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर या लाइट रिएक्शन में मैंने आपको दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई थी, अभी बताई हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर हैं उनके आपने क्या लिखने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। How energy of flowing electron is transformed into the gradient of proton in thylakoid inner space? कैसे फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है थाइलोक्वाइड स्पेस के अंदर या ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट या हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। राइट डाउन द रोल ऑफ एटीपी सिंथेज इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी सिंथेज, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो चैनल प्रोटीन है इसके साथ जो एंजाइम है, ये क्या काम करता है, इसका रोल क्या है। व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड केमियोस्मोसिस? फोटोफॉस्फोरिलेशन और केमियोस्मोसिस को ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना है। देखो जब डिफाइन करने के लिए कहा जाता है तो स्पेसिफिकली आपने एक दो लाइनों में डिफाइन करना होता है, लेकिन जब व्हाट इज कहा जाता है तो उसमें थोड़ी सी उसकी ब्रीफली आप उसको एक्सप्लेन भी कर देते हो। व्हाई व्हाई नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड जेड स्कीम? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को जेड स्कीम क्यों कहते हैं? ये मैंने आपको, जो मेरे लेक्चर्स हैं इनमें तमाम के आंसर जो हैं वो क्या हैं आपको मिल जाएंगे। तो चलें इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में जिस तरह बताया था दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद फिर हमने जो पढ़ना है वो कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, डार्क रिएक्शन। अब हम देखेंगे ये जो एटीपी और NADPH बने हैं, अब ये डार्क रिएक्शन में जाकर किस तरीके से इस्तेमाल होंगे और किस तरीके से शुगर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे।